साथियों, आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं वेग। ठीक, वेग क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है। ठीक, फिर त्वरण पढ़ेंगे। जब त्वरण आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गति के समीकरण हैं v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इनका प्रयोग कब किया जाता है, कब किया जाता है। नहीं तो आप तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय भी तो जानते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी का ही इस्तेमाल होता है। फिर असमान त्वरण होता है, क्या उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? तो आपको बता दें, नहीं लगेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीनों समीकरण आप पढ़ते हैं वो केवल एक समान त्वरण के लिए होता है, असमान त्वरण में फेल हो जाएगा। तो ये सभी बातें आज बारीकी से त्वरण में समझेंगे। अगर त्वरण आप बारीकी समझ लिए तो इन सूत्रों को, इन जो समीकरण हैं, इनको कहाँ प्रयोग किया जाता है ये जान जाएंगे। तो आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, समझिए। चलिए सबसे पहले वेग समझते हैं। सर वेग क्या है, वेग क्या होता है? चाल जानते हैं, चाल क्या होता है? चाल में क्या बताए थे, एकांक समयांतराल में या एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वहाँ दूरी आया था। और वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है, एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। बोलो भाई, विस्थापन की बात आएगी तो वेग कहलाएगा, दूरी की बात आएगी तो चाल कहलाएगा। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यह क्या हो जाएगा, जब विस्थापन आ गया तो सदिश राश होगा। यह सदिश राश होता है, यह सदिश राशि है। ये क्या है, वेग क्या है, सदिश है। और चाल क्या था, अदिश था। तो यहाँ से वेग बराबर, अगर किसी वस्तु का वेग निकालें तो सीधी सीधी बात हो जाएगा, विस्थापन अपान समय। जबकि वहाँ क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय था। मजे वाली बात क्या होती है कि विस्थापन हम पढ़ चुके हैं, दूरी हम पढ़ चुके हैं। तो दूरी जब हम पढ़ चुके थे उससे हम चाल समझ लिए। तो चाल में कई प्रकार के चाल पढ़े, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल। ठीक उसी प्रकार से वेग में भी कई प्रकार का पढ़ेंगे। और यही वेग सदिश राशि है जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा वहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ एक समान वेग, असमान वेग में यहाँ बहुत जरूरी चीज समझना है। अच्छा, अब इसका मात्रक, मात्रक तो वही होगा जो चाल का है। तो वेग का SI मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात तो वही रहेगा, परिमाण तो वही रहेगी, बस इसमें दिशा रहेगा। विस्थापन की बात आई, दिशा भी होगा। ठीक है, अच्छी बात है। किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, जी हो सकता है। वहाँ समझाए थे 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना, तो काम हो जाएगा। पिछला क्लास आप देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। अच्छा, यहाँ तक बातें अगर आप समझ गए तो अब वेग के प्रकार समझ लीजिए। वेग के प्रकार, सर वेग के प्रकार में यही ज़्यादा समझना है आपको। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं एक समान वेग। एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वहाँ भी पढ़े थे एक समान चाल। एक समान वेग क्या होता है, समान समयांतराल में समान विस्थापन तय किया जाए। अगर कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसके वेग को क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। सर एक समान चाल भी तो ऐसे ही था,
वहाँ समान समय अंतराल में समान दूरी था, यहाँ समान समय अंतराल में समान विस्थापन है। और दूरी और विस्थापन में अंतर आपको पहले समझ में लेना चाहिए क्योंकि पहले पढ़ाए हैं। ठीक, मतलब दिशा फिक्स होगी यहाँ। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग, ये बड़ा जरूरी है जरा समझना, एक समान वेग कहलाता है। उसका वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। अब क्या जानना जरूरी है सर, ये तो सामान्य सी बात थी। नहीं, अब यही धोखा हो जाता है, डिफिनेशन पढ़ के चले जाओ, काम खराब हो गया। इसे समझो, ये क्या कहना चाहता है, कैसे समझें। देखो, विस्थापन कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे यहाँ से A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, हमें मान के चल रहे हैं, हमें मान ले रहे हैं कि यहाँ से A से B तक भी 5 मीटर है, 1 सेकेंड में तय किया। B से C तक भी 5 मीटर है, 1 सेकेंड में तय किया। C से D तक भी 5 मीटर है और 1 ही सेकेंड में तय किया कोई वस्तु। सर दूरी में भी तो यही होती थी। तो अगर एक निश्चित दिशा सीधी रेखा में जो विस्थापन होगा वो दूरी भी हो जाएगा। वो चाल के लिए भी सेम बात आएगी। बताए थे विस्थापन दूरी में कि अगर सीधी रेखा में इस तरह से ही चला जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो विस्थापन होता है। दो बिंदुओं के बीच या दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी ही तो विस्थापन है। लेकिन दूरी घूम टहल के भी हो सकती थी, लेकिन विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है। अच्छा, तो 5 मीटर 1 सेकेंड में गया, तो यहाँ वेग बता सकते हैं 5 मीटर वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखो A और B के बीच का विस्थापन क्या है? 5 मीटर। दूरी के लिए ऐसे भी जा सकता था, ऐसे घूम के भी दूरी के लिए वो ऐसे भी जा सकता था, लेकिन विस्थापन तो यही आता। विस्थापन 5 मीटर आता, लेकिन दूरी तो 5 मीटर से ज़्यादा भी आ जाता। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे घूम टहल के जाए उसका मन, लेकिन ये विस्थापन तो यहाँ से यहाँ तक ही होता। ठीक है, समझ लीजिएगा बात। तो 5 मीटर 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर वेग क्या हो गया? V1 बराबर अगर हम यहाँ निकालें तो 5 विस्थापन 5 मीटर 1 सेकेंड, V1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड आया। हाँ सर, एकदम सही। अब चलो यहाँ V2 जरा निकालो। V2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 5 विस्थापन, B से C तक विस्थापन क्या है? 5 मीटर 1 सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। C से D तक विस्थापन कितना है? 5 मीटर 1 सेकेंड में, तो यहाँ V3 कितना हो जाएगा सर? 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो समान आ रहा है कि नहीं? अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय किया जाएगा तो वेग तो समान होगा। वेग देखो 5 मीटर पर सेकेंड, दिशा भी एक फिक्स है, दिशा भी फिक्स है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो मजे वाली बात बताओ, वेग में परिवर्तन कितना है? वेग में परिवर्तन कितना है यहाँ बताओ? वेग में परिवर्तन डेल्टा V बराबर क्या हुआ? V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा हो तो रहने दीजिए, इधर हम कर देते हैं। डेल्टा V बराबर अगर हम यहाँ B पर निकालें, B पर वेग में परिवर्तन कुछ हो रहा है? नहीं सर। आगे भी कहीं भी निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, डेल्टा V वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा सर? 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा V क्या हो गया? 0। तो ये एक बात समझ में आया बात आपको कि एक समान वेग से अगर कोई वस्तु जा रही है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। हुड़िया से आप जा रहे हैं, एक्सीलेटर एकदम कुछ इधर उधर ना करिए, बस पकड़े रहिए, तो उसी से चलते वही एक्सीलेटर से जाओगे।
तो ये बताओ एक्सीलेटर आपका चेंज हो रहा है, एक्सीलरेटर जिसे कहते हो त्वरण। ये बताओ जब वेग में परिवर्तन ही जीरो है तो त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर ही तो होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन ही जीरो है तो त्वरण भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा भी ही जीरो है। तो यही मैं समझाना चाहता था कि एक समान वेग में वेग परिवर्तन जीरो होता है, इस कारण से त्वरण भी जीरो आ जाता है। अब बताओ जब त्वरण ही जीरो है, बात समझिएगा, त्वरण ही जीरो है, तो जब त्वरण ही जीरो हो जाता है, क्यों जीरो हो जाता है समझ में आ गया? तो जो तीन समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ते हो, सब में त्वरण है। सब में त्वरण है ना? जब सब में त्वरण है तो बताओ यहाँ त्वरण ही नहीं है, जीरो है। जब सब में त्वरण है तो यहाँ तो त्वरण जीरो है एक समान वेग में, इसलिए एक समान वेग के लिए ये नहीं लागू होते। समझ में आया? एक समान वेग में कौन सा लागू होता है? सिंपल वाला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, सिंपल। या चाल बराबर दूरी बटे समय जो लगाते हो वो भी चल जाएगा। सिंपल पढ़ते हो ना? तो ये नहीं लगते। क्यों नहीं लगते समझ में आया? और कहाँ नहीं लगते? एक समान वेग के केस में नहीं लगते। कहाँ लगते होंगे? असमान वेग में लगते हैं। ठीक है, जब वेग असमान हो, मतलब जब चल रहे हो कभी एक्सीलेटर ज़्यादा करो कभी एक्सीलेटर कम करो, हुड़िया से जा रहे हो कभी ज़्यादा करो कभी कम करो, तब त्वरण कभी बढ़े कभी घटे, तब वेग कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तब ये जीरो नहीं होगा, तो असमान वेग हो जाएगा। तब वहाँ इस्तेमाल होंगे ये तीनों समीकरण। पहले तो इतना समझ लो, फिर आगे हम समझाते हैं। बिना समझाए नहीं जाएंगे, बहुत ही बारीकी से, यही इसीलिए कर रहे हैं। कन्फ्यूजन होता है कि इस्तेमाल कहाँ करें, तो कहाँ इस्तेमाल करोगे वही समझा रहा हूँ। बाकी तो बिना समझाए भी मैं सब सवाल करा सकता था, लेकिन समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक समान वेग का मतलब समझ गए। एक समान वेग में, इसमें कहीं हम यही लिख दे रहे हैं, इसमें डेल्टा v इक्वल टू जीरो होता है, अतः रिजल्ट क्या मिलता है? a इक्वल टू भी जीरो होता है। ठीक है, त्वरण भी जीरो होता है क्योंकि वेग में परिवर्तन जीरो होता है एक समान वेग में। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। इसे थोड़ा बनाओ, अभी एक समान वेग और एक समान चाल में भी आपको थोड़ा सा समझाना है, लेकिन इसके बाद समझाऊंगा। जब असमान वेग पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा एक समान चाल और एक समान वेग में क्या अंतर है। तो इसे बना लो फिर समझाता हूँ। देखिए, जब कोई बस समान समयांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। अब समयांतराल समान होगा लेकिन वे विस्थापन भिन्न भिन्न होगा। नहीं समझ में आया इस बात से तो दूसरी बात भी समझ सकते हो। जब कोई बस एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तब भी आप असमान वेग कह सकते हो। दूसरा यह कह सकते हो कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे लेकिन दिशा अलग हो। इसको एक दो तरीके से और हम बता सकते हैं। एक तो ये तरीका है, अगर ये समझ सकते हो समझ लो, या ऐसा भी कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, दिशा फिक्स कर दिए, एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे। ऐसा भी कह सकते हैं आप। इसको कैसे समझाना चाहेंगे? ये देखो, दिशा फिक्स कर दिए हम, ठीक, दिशा फिक्स कर दिए। ये देखो इधर ही जा रही है, इधर ही, ए बी सी डी ई,
अब देखो हुआ क्या है इसके साथ, यहाँ से ए से बी तक तो 5 मीटर 1 सेकंड में गया, लेकिन अगले 1 सेकंड में वो 7 मीटर चला गया, अगले 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला गया, लेकिन अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर ही चला। सोच लो, निश्चित दिशा में ही जा रहा है। दिशा क्या है? निश्चित है सर। लेकिन यहाँ चला चाल बताओ, बेग v1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 मीटर बटे 1 सेकंड, अर्थात 5 मीटर पर सेकंड है। यहाँ बताओ बेग विस्थापन b से c तक हुआ, तो बेग v2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटे टाइम 7 बटे 1, तो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ v4 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सोच कर देखो, तुम वाहन से जा रहे हो तो बेग कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो बेग समान है तुम्हारा? असमान है। और असमान बेग कैसे होगा? जब कभी मतलब यहाँ चल रहे थे, यहाँ सड़क खाली मिली, एक्सीलेटर कान ऐंठ दिए, मनमना के भाग गया, और बढ़िया खाली जीटी रोड और ऐंठ दिए, तो त्वरण दे रहे हो कि नहीं? एक्सीलरेट कर रहे हो ना, त्वरण दे रहे हो। हाँ सर, त्वरण तो दे रहे हैं। अब जरा यहाँ देखो, लगता है बाजार आ गया है, कौन भीड़ भाड़ वाला एरिया, मेला लगा है सड़क ये पे। अब क्या करोगे? मेला लगा है तो क्या करोगे? सड़क पे उड़ा के ले जाओगे। अब तो एक्सीलेटर डाउन करोगे। जब एक्सीलेटर डाउन करोगे, त्वरण कम होगा, तो उसी त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण डाउन करके निकालोगे, धीरे हो जाएगी स्पीड। बात समझो। अब इसका मतलब कभी बेग ज़्यादा कभी कम, तो असमान बेग है। इसमें त्वरण आ रहा है कि नहीं? त्वरण इसका हीरो है भाई, बिना त्वरण के बेग कम ज़्यादा कैसे होगा? त्वरण इसका हीरो है। हाँ सर, और उसमें एक समान बेग में त्वरण 0 था, और यहाँ त्वरण हीरो है। अच्छा सर, ठीक है। तो त्वरण जब हीरो है, इसी में तीनों समीकरण का प्रयोग होगा गति के। तो असमान बेग के लिए गति के तीनों समीकरण का प्रयोग होता है। लेकिन असमान बेग भी 2 प्रकार से होते हैं। सर, असमान बेग भी 2 प्रकार का होते हैं? हाँ, क्या इसमें लगाएंगे? देखो, यहां से यहां तक लगा सकते हो, 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 अलग अलग लगेगा। सर, यहां से ए से ई तक लगा सकते हैं कोई समीकरण? नहीं, एक साथ वो तीनों समीकरण ए से ई तक अगर लगाना होगा तो फेल हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि एक समान रूप से नहीं जा रहा है। एक समान रूप से त्वरण नहीं है। त्वरण भी 2 प्रकार के होंगे, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। तो यहाँ त्वरण असमान है, कभी थोड़ा सा बढ़ाए तो 5 से 7 आया, फिर थोड़ा सा बढ़ाए तो 7 से 10 आया, फिर डाउन कर दिए तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो त्वरण असमान हो गया। त्वरण भी आप कम ज़्यादा कर रहे हैं। तब ऐसे सवाल कैसे लगते हैं पता है? स्पेसिफिक टाइम पर आप वेलोसिटी निकालना हो अगर, तो अवकलन और समाकलन का इस्तेमाल होता है। मैं त्वरण वाले टॉपिक में समझाऊंगा, आराम से देखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। एक समान रूप से अगर बढ़े, वृद्धि हो त्वरण, एक समान त्वरण में लगता है वो। असमान वेग भी 2 प्रकार से होते हैं ना, मतलब एक सीधा बढ़ रहा हो, जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, यहाँ 0, u बराबर 0 है, 1 सेकंड बाद पता है कितना हो जाएगा वेग? यहाँ अगर g बराबर हम 10 मान लें, तो यहाँ पर v बराबर v1 बराबर, यहाँ अगर 1 सेकंड बाद हम माने v1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? समीकरण में इस्तेमाल करके देख लो, v बराबर u प्लस जी टी, u बराबर 0 और g का मान 10, 1 सेकंड का गुणा किए तो v बराबर 10 आया कि नहीं? समझ रहे हो? अगले 1 सेकंड 2 सेकंड बाद बताओ, यहाँ से 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से 2 सेकंड बाद कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा गुरुजी। तो यहाँ पर वेग v2 बराबर बता सकते हो, 2 सेकंड बाद बताना है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि त्वरण समान है। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर, तो समान है हर स्थान पे। तो जब त्वरण समान होगा तब तो आप इन समीकरण का इस्तेमाल बिंदास करो। लेकिन त्वरण कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है तो ये समीकरण फिर नहीं यूज होंगे। एक समान त्वरण के लिए यूज होता है ये समीकरण।
मतलब असमान वेग हो, वेग असमान आ रहा है, यहाँ v1 10 है, यहाँ v2 20 है, रख के वहाँ देख लो, 2 सेकंड बाद देखोगे 20 आ जाएगा। देखो यहाँ 0 है, वेग 0, यहाँ 10, यहाँ 20। असमान है वेग कि नहीं? सर वेग असमान है, यहाँ भी वेग असमान है। हाँ सर यहाँ भी वेग असमान है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ त्वरण एक समान है क्योंकि g है, एक समान त्वरण g लग रहा है, लेकिन यहाँ त्वरण आपके हाथ में है, कभी कान ऐंठ दे रहे हैं, कभी कान मतलब एक्सीलेटर डाउन कर दे रहे हैं, कभी बढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब त्वरण अभी पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, बहुत ही ज़रूरी बात। तो वेग में बात आई तो इसलिए समझा दिया। एक समान वेग में तो पक्का है वो तीनों समीकरण नहीं लगते एक समान वेग में, असमान वेग में लगते हैं, लेकिन असमान वेग में भी कब लगेंगे? जब त्वरण समान होगा तब लगेंगे। असमान वेग में भी वो समीकरण का इस्तेमाल तब होगा जब त्वरण समान होगा। गंभीर बात बता रहा हूं, अगर जिंदगी में कभी ये बात सुने भी होगे तो बताना। इतना गंभीर एकदम बारीक बात समझा रहा हूं, लेकिन समझोगे नहीं। अभी त्वरण आने दो, गजब की बात समझाऊंगा। हाँ समझ लो, भौकाल है गुरुजी। हटाएं, समझाएं? हाँ तो ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो आप समझने के लिए अपने। तो सर जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही हो, तब भिन्न भिन्न अलग अलग दूरी तय कर रही है तो असमान वेग हो गया। हाँ दिख भी रहा है, ऐसे में हालात में भी देख रहा है, ये भी असमान वेग का एग्जाम्पल है। ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिर रही है, 1 सेकंड बाद त्वरण अगर 10 है 10, क्योंकि यहाँ एक समान त्वरण लग रहा है इसलिए आराम से बढ़ रहा है। अगला वाले 1 सेकंड बाद अगर 3 सेकंड बाद देखोगे ना, 3 सेकंड बाद पक्का 3 सेकंड बाद अगर देखोगे तो v3 बराबर 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन हर केस में त्वरण तुम्हारा एक समान रहेगा, इसीलिए तो जितने ज़्यादा ऊपर से कोई चीज़ गिरा हो उतनी ज़्यादा आके गंभीर चोट मारता है। 1 मंजिला ऊपर से गिरा देंगे एक छोटा सा पत्थर आपके कपारे पे तो उतना चोट नहीं करेगा, लेकिन वही अगर 10 मंजिला ऊपर से गिराएंगे तो आते आते इतनी उसका वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान ज़्यादा होने, जी का मान 10 ही है, लेकिन हर 1 सेकंड बाद वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। बात समझो, त्वरण को रटते हो। त्वरण क्या है? वेग में वृद्धि है। कितना? 1 सेकंड में। अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि, कम हो रहा है तो कमी, समझ रहे हैं? 1 सेकंड में वृद्धि है, तो अगर 10 मीटर पर सेकंड होता है, इसका मतलब है कि ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरा रहे हो, एक समान त्वरण की बात कर रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड अगर जी का मान है तो ऊपर से कोई चीज़ गिरा रहे हो तो 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ जाता है वो, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, और दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तीसरे में 30 मीटर पर सेकंड, चौथे में 40 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद 50 मीटर पर सेकंड, और अगर आने में 10 सेकंड लग गया तो 100 मीटर पर सेकंड से आके कपारे पे टकराएगा। सोच लो क्या होगा, खपड़ोइया रंग आ जाएगी। हाँ चलो समझ में आ रहा है? हाँ तो ऐसे एक समान त्वरण के लिए यूज होते हैं। एक गति के तीनों समीकरण u प्लस at यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही तीनों समीकरण आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं पर सवाल बनना, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ। ये तीनों का इस्तेमाल असमान वेग, पहले तो वेग असमान वेग हो लेकिन एक समान त्वरण के लिए प्रयोग होता है। वेग असमान हो लेकिन त्वरण एक समान हो। ठीक, तो आगे समझना है, बताएंगे। और अगर त्वरण असमान हो, इस तरह के हो, तब इस्तेमाल होगा नहीं, तब क्या इस्तेमाल होगा तब बताऊंगा। अलग अलग यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल हाँ कर लो, यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल कर लो, यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये कहो ए से लेकर ई तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इन समीकरण को नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड एक समान रूप से जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक एक समान रूप से जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक एक समान रूप से, तब तो लग जाएगा। लेकिन ये कहो यहाँ ए से लेकर ई तक फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 5 से 7 हुआ, बढ़ा है, 7 से 10 हुआ, बढ़ा है कभी, लेकिन एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। फिर 10 से 2 आ गया, डाउन हो गया, तो कहाँ एक समान रूप से त्वरण है। समझ गए बात? समझ गए होंगे शायद, अगर थोड़ा भी बुद्धि लगा रहे होंगे तो। चलो इसे बनाओ हटाओ तो बताते हैं आगे।
देखिए एक अथवा ये बता दिए, एक और भी जरा समझ जाइए, एक परिभाषा और इसका। जब कोई वस्तु समान समय में, समान समयांतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करती हो। बोलो कुछ याद आया? हाँ गुरुजी, ई तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी बतिया बोले हैं एक समान चाल हो, एक समान चाल का परिभाषा अभी तक बोल दी है। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती हो, लेकिन काम बिगाड़े तीन, लेकिन मतलब एक समान चाल से चल रही है लेकिन दिशा भिन्न भिन्न हो तो भी उसका वेग असमान वेग होता है, असमान वेग होता है तो भी उसका वेग असमान वेग होता है। मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखो, देख रहे हो, सर्कुलर मोशन, वृत्तिगत कोई कण कर रहा है। ये देखो, यहाँ कोई ए पर कोई कण है, यहाँ से वृत्तिगत कर रहा है एक समान चाल से। कण ए का चाल एक समान है, चाल क्या है भाई सर? एक समान है। एक समान चाल से मतलब समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है। बहुत अच्छा सर। मतलब मन 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 मन, ये यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। एक समान चाल है तो क्या वेग भी एक समान होगा? वेग भी एक समान होगा? बिल्कुल नहीं। देखो ये बात क्या कर रहा है, बस समान दूरी तय करती है, लेकिन अगर दिशा भिन्न भिन्न हो तो वेग असमान होगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो, जब कण यहाँ है तो किधर दिशा है इसका मुंह? सर इधर है। जब कण यहाँ पहुँचा तो इसका मुंह इधर हो गया। जब कण यहाँ पहुँचा होगा तो अब किस दिशा में जा रहा है? सर ऐसे जा रहा है। जब यहाँ पहुँचा होगा तो किस दिशा में जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो हर समय देखिए कण की दिशा क्या है? अलग अलग हो जा रही है। चाल तो एक समान है लेकिन दिशा अलग अलग हो जा रही है। इसलिए वृत्ति गति करता हुआ कोई भी कण एक समान चाल से चल रहा है, फिर भी वो एक समान वेग कभी नहीं होगा, उसका सदैव असमान वेग होगा। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा? चाल तो इसका एक समान है, लेकिन वेग क्या है? असमान है। इतना क्यों मैं समझा रहा हूँ? क्यों समझा रहा हूँ? यही छोटी छोटी बातें रट के काम चलाते हो, फिर सोचते हो कौन सा सूत्र कहाँ इस्तेमाल करें। क्यों? छोटी छोटी बातें, डिफिनेशन जो है बड़े मन से समझा करो। बात समझ में आया? थ्योरी ही आजकल पूछ लेते हैं, कह देगा कोई एक समान समय में समान दूरी तय करता है वृत्तीय पथ पर, तो उसका क्या सही, निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा या क्या असत्य होगा? चाल एक समान होगा, चाल असमान होगा, वेग असमान होगा। तो पूछेगा क्या सही है? तो चाल एक समान है, यह सही है, समान दूरी समान समय में, लेकिन वेग समान नहीं है, असमान है। क्यों? क्योंकि दिशा। ये वाला बात समझ में आ गया। ऊपर वाली बात भी अभी समझाए थे, वो भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब पूरा स्क्रीनशॉट बना लो, फिर हम औसत वेग पढ़ लेते हैं, तब आते हैं त्वरण, जिसका बहुत ज़रूरत है। त्वरण में आते हैं। चलो, का अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात होता है। ये न्यूमेरिकली हम लोग देख रहे हैं इसे, कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात। अच्छा, तो औसत वेग बराबर क्या निकल कर आया? सर कुल विस्थापन
कुल विस्थापन अपान कुल समय। बहुत सही गुरुजी। कोनो और फार्मूला बताओ बा? काहे ना बताओ, काहे ना बताओ, समझा। एक समान त्वरण से यदि, यही एक बात और सुन ली, यदि कोई वस्तु, फिर त्वरण आ रहा है ना, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से चल रही हो तो औसत वेग बराबर का होगा, मुझे नहीं पता। और समझाता हूँ। एक समान त्वरण तो समझ गए। जैसे हम मान लिए कि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक समान होता है, ये तो पता ही है। ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिर रही है सर, u बराबर का है 0 है सर, u बराबर प्रारंभिक वेग 0, बस छोड़ दिए उसे। ये कोई वस्तु है, 1 सेकंड बाद गुरुजी कहाँ आ जाएगी, 1 सेकंड बाद यहाँ आ गई, तो इसका वेग क्या हो जाएगा पता है सर? यहाँ v1 ले लीजिए, v1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर अगले 1 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा सर? 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक। अब वेग बता रहे हो, यहाँ दूरी थोड़ी बता रहे हो। तो v2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, इस बिंदु पर इसका वेलोसिटी है। चलो तीसरा पॉइंट ले लो, 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताओ। v3 बराबर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं? देखो एक समान रूप से बढ़ेगा, कैसे हो रहा है पता चल रहा है? अरे जिसे न पता चले मेरे भाई, b बराबर u प्लस जी टी, u का भी मान 0 है तो v1 बराबर का हो जाएगा 0 रखो प्लस 10 गुणे 1 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। v2 में फिर u प्लस जी टी लगाओ, u बराबर 0 रखो, g का मान 10 और t का मान 2 सेकेंड, 2 रखो 20 आ गया। फिर v3 लगाओ, 3 सेकेंड रख दो, आ जाएगा। शायद समझ गए होंगे। अब समझ में आया बात? नहीं आया? आ गया? अच्छा अब जरा बताओ। ठीक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक विस्थापन निकाल सकते हो। ये तो वेग निकाले हो यहाँ से यहाँ तक ना, वेग आ गया। ठीक, अब मुझे ये बता दो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना हुआ? प्रारंभिक वेग क्या है? 0, अंतिम वेग क्या है? 30। तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन बता सकते हो? हाँ सर, काहे नहीं, हमारे पास फार्मूला है। क्या? यस बराबर, क्योंकि हमें कुल विस्थापन बटे कुल समय करना है, तो निकालो यस बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस1 बराबर पहला वाला u0, मतलब ये 0, समझो सिद्ध कर रहा हूं मैं जो बताने जा रहा हूं, नहीं डायरेक्ट लिख देता, रट लेते हैं। मास्टर हो ही रटने में, हर बात गंभीरता से समझो। 1/2, जी का मान 10, टी का मान क्या सर? 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 पंचे 10। विस्थापन क्या हुआ सर? 5 मीटर। मतलब यहाँ यस1 बराबर कितना है सर? 5 मीटर। आया यस1 बराबर 5 मीटर? हाँ सर आ गया 5 मीटर। चलो S2 बराबर निकाल लो 1 मिनट के लिए। S2 बराबर अर्थात यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या सीधा सीधा अब यहाँ से यहाँ तक निकाल लो कुल विस्थापन ना। क्यों? जैसे S1 निकालते हो S2 निकालते हो, उसी तरह से S3 निकाल लो डायरेक्ट। अब कुल विस्थापन पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ही कुल विस्थापन है और कुल समय कितना लगा? 3 सेकेंड। तो काम खत्म। अब तो समझ गए? हाँ सर समझ गए। इसी तरह से निकलेगा S3 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हो। ये 0 हो गया प्लस हाफ 10 गुणे कितना? 3 का स्क्वायर
3 सेकेंड है। 5 3 त्रिक 9 पंचे कितना आ जाएगा, ये 5 हुआ और 3 त्रिक 9 और 5 9 45, ये क्या आ गया 45 मीटर। कितना आ गया 45 मीटर। टोटल विस्थापन क्या हुआ समझ में आया? एक दिखा दिए S1, यहाँ से यहाँ तक भी बता सकते हो S2, और टोटल कितना विस्थापन आया 45 मीटर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल विस्थापन 45 मीटर हुआ, बोलो हाँ या ना। हो गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल समय 3 सेकेंड हुआ, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय में रखोगे तो 45 बटे 3 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? या यही चीज एक और एंगल से भी देख लो। अब तुम्हें अलग अलग निकालोगे समस्या होगी, समस्या ना हो, वेग दिया रहेगा ना। तो पहला ये देखो, u प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का औसत ले लो। औसत मतलब दो चीज जोड़कर 2 का भाग कर दो, तो u प्लस v3 यही है। देखो u प्लस v3 माने प्रारंभिक है अंतिम है अपान 2। दो चीजें जोड़ रहे हैं तो औसत लेने के लिए 2 से भाग करते हैं। हाँ सर, तो 0 प्लस 30 बटे 2 बराबर 15 आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? मैं वही समझाना चाहता हूं, बस चाहे सैकड़ों वेग दिया हो, प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग v अपान 2 क्यों होता है, कैसे होता है, प्रूफ के साथ बताया हूं, यहां प्रूफ करके समझाया हूं पहले। तो औसत वेग का मान क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। कब हाँ कब कब? एक समान त्वरण के केस में। सर असमान त्वरण में लगेगा? नहीं, असमान त्वरण में नहीं लगेगा। एक समान त्वरण से जा रहा है, या सवाल में बोला रहेगा एक समान, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2 कर दोगे, औसत वेग आ जाएगा। समझ में आया बात? पहली बात तो मास्टर ये कब लगता है ये समझ जाओ। ये केवल तब लगता है जब त्वरण एक समान हो, चाहे रेखीय गति हो चाहे ऊपर से नीचे गति होगी तो एक समान रहता ही है। जी तो एक समान है ही है, लेकिन इधर अगर सड़किया जा रहे हो तो माने एक्सीलेटर एकदम टाइट कर लो, न कम करो न ज़्यादा करो, एकदम उसी पकड़े रहो तब ही काम करेगा। u प्लस v अपान 2। समझ में आया जी? तो औसत वेग ये है। वास्तविक वेग क्या होता है? कुछ नहीं होता, किसी विशेष क्षण में तय किया गया विस्थापन होता है, किसी विशेष क्षण। तो तात्क्षणिक वेग बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x, बहुत कम विस्थापन, x यहाँ विस्थापन को बता रहा है, अपॉन डेल्टा t, या इसी को आगे dx अपॉन dt भी कहेंगे। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो इसे भी बना लीजिए। फिर हम आते हैं त्वरण में। त्वरण क्या है? कुछ नहीं है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अर्थात इसमें भी दिशा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन याद रखिए अगर सदिश दिखाना है तो इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, केवल ए रहेगा तो परिमाण होगा, सदिश तो वेक्टर ए लगा सकते हैं। सामान्यतः ए दिखाते हैं, परिमाण दिखाते हैं। जब दिशा की बात आएगी तो हाँ तीर भी लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आया? 6। अतः त्वरण ये बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t, वेग परिवर्तन की दर। v क्या है? वेग में, डेल्टा v क्या है? वेग में परिवर्तन। यहाँ भी तीर लगा देंगे अगर सदिश फॉर्म में इसी को लिखना हो, या सदिश फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ए। ठीक है,
इस तरह से लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ हम परिमाण सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इस ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ कौन क्या है ज़रा बता दें। डेल्टा V क्या है? वेग में परिवर्तन है। और ये क्या होता है? डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा V इसे क्या लिख सकते हो? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग अगर v मान रहे हो, प्रारंभिक वेग u मान रहे हो, तो v माइनस u हो जाएगा। और डेल्टा t क्या है? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, मतलब t2 माइनस t1 लिख सकते हो। अब t1 0 है, t2 t है, तो t माइनस 0 तो t आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी अंतिम वेग को v2 माइनस v1 लिख सकते हो, v माइनस u लिख सकते हो, आपके ऊपर है। वेग परिवर्तन जो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कितने समय अंतराल में होगा, उसका अनुपात होता है एक्सीलरेशन। अच्छा, तो एक्सीलरेशन क्या कैसा हो सकता है? तो देखो, एक धनात्मक एक्सीलरेशन, धनात्मक त्वरण हो सकता है। धनात्मक त्वरण पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? मतलब यहाँ a ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा तो 0 से ज़्यादा ही होगा। हाँ सर, 0 से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा है तो वेग में सदैव वृद्धि होगी, वेग में वृद्धि होगी। धनात्मक त्वरण होगा अगर जैसे सड़क पे जा रहे हो मोटरसाइकिल से, कानाइट दिए, मतलब एक्सीलरेटर बढ़ा रहे हो तो धनात्मक आया, तो वेग बढ़ जाता है ना, तो वेग में वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये क्या बता रहा है? वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि हो गई। ठीक, अगर ये देखो इसका मान 0 से कम हो गया, ऋणात्मक त्वरण। दूसरी बात क्या कर रहा है? ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। कौन सा त्वरण भैया? ऋणात्मक त्वरण, निगेटिव एक्सीलरेशन। अतः ये क्या होगा? 0 से छोटा होगा। इसी को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। इसी को आप मंदन कहते हैं। ये 0 से छोटा होगा अर्थात माइनस में होगा। तो क्या ये कहना चाहता है? तो वेग में कमी होगा, वेग में कमी। ये देख रहे हो, वेग में कमी बता रहा है। मतलब समझ रहे हो, जब आप भीड़ भाड़ एरिया आ गया तो क्या कर, एक्सीलरेटर डाउन करते हो, कम करते हो। जब एक्सीलरेटर निगेटिव जा रहा है, कमी हो रही, तो वेग में कमी आ जाती है ना। ये वेग में क्या बता रहा है? कमी बता रहा है। ऋणात्मक त्वरण होगा तो वेग में कमी आ जाएगी, धनात्मक त्वरण होगा वेग में वृद्धि। ये बताओ, वेग में वृद्धि हो या वेग में कमी हो, एक समान वेग है कि असमान वेग? सर दोनों केस में वेग क्या है? असमान होगा। वेग क्या होगा? असमान। वेग क्या होगा इस समय? असमान होगा। वेग असमान होगा। बोलो भाई, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है तो वेग असमान है। अब यदि तीसरा केस है, यदि a बराबर 0, एक्सीलरेशन ही 0, तो क्या होगा? वेग एक समान है, एक समान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेग क्या होगा? एक समान होगा, तभी a बराबर 0 होगा। इसका मतलब यही है कि डेल्टा v बराबर 0 है, वेग में परिवर्तन 0 है। वेग 0 नहीं है, वेग 0 नहीं है, डेल्टा भी 0 है। वेग 0 नहीं, डेल्टा भी 0 होता है, वेग में परिवर्तन 0 होता है, वेग 0 नहीं। ये नहीं, एक समान वेग, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से वहाँ 10 वो cm वेलोसिटी से जा रहा है, एक समान वेग। अभी पीछे बढ़ाए थे, उस समय एक्सीलरेशन 0 होता है, लेकिन डेल्टा भी 0 होता है, वेग 0 नहीं, वेग नहीं 0, डेल्टा वेग में परिवर्तन 0 होता है। ये बात छोटी छोटी बातें समझा करो। ठीक है सर, वेग में यहाँ वृद्धि हो रही थी तो ये पॉजिटिव आया, वेग में कमी हो रही थी तो वेग निगेटिव आया। दोनों चीज़ असमान वेग बताते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है तब भी असमान है, घट रहा है तब भी असमान है। लेकिन जो अब त्वरण आ रहा है, ये 0 से बड़ा, ये 0 से कम, ये सभी बातें तो हम त्वरण में 3 केस देख लिए। जरा और भी त्वरण में कुछ बताएंगे? हाँ,
एक समान त्वरण अभी बताया ना, और असमान त्वरण, ये भी बात मैं समझाने चल रहा हूँ, पहले इसे बना लो। ये देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण ये होता है कि जब किसी भी वस्तु में एक समान रूप से वृद्धि हो, वेग में वृद्धि हो रही हो, या एक समान रूप से कमी हो रही हो। 10 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड में, अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। भाई 10 बढ़ रहा है। जब वृद्धि जो है एक समान हो रही हो तो एक समान वेग है। घट भी सकता है, 100 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले सेकंड में 90 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 70 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में, जो भी समय के साथ वेग में वृद्धि एक समान हो रही हो, एक समान रूप से वृद्धि हो रहा हो, या एक समान रूप से कमी हो रही हो, एक समान रूप से वेग बढ़ रहा हो या एक समान रूप से घट रहा हो, तो एक समान त्वरण होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, या इसे हम प्रति सेकंड भी कह दें, प्रति सेकंड ज़्यादा समझाने के लिए, प्रति सेकंड वेग में वृद्धि समान, या वेग में कमी समान, समान रूप से हो, चाहे वेग में वृद्धि हो वो भी समान रूप से हो। एक समान वेग नहीं, वेग में वृद्धि समान कर रहा हूं, यहां बात समझना, डेल्टा भी कर रहा हूं, यहां डेल्टा भी की बात आई। चाहे डेल्टा भी समान रूप से बढ़ रहा हो, चाहे डेल्टा भी समान रूप से घट रहा हो, भी नहीं, वेग नहीं, वेग में वृद्धि। समझ रहे हैं? हाँ, वेग में वृद्धि समान हो रही है। भाई 10 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड में, अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 50 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड हर समय बढ़ रहा है ना, हर समय बढ़ रहा है ना, तो वेग में वृद्धि समान हो रही है। वेग में कमी 70 मीटर पर सेकंड था, अगले सेकंड में 60 हो जाए, अगले सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 40 मीटर, तो कमी भी एक समान हुई। तो इसका मतलब त्वरण क्या हुआ? एक समान। त्वरण क्या आएगा तब? एक समान त्वरण आएगा। और इसी एक समान त्वरण के लिए, इसी एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए गति के तीनों समीकरण लागू होते हैं। गति के तीनों समीकरण लागू होंगे, वैलिड होंगे। मतलब v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। कौन क्या है भाई? कौन क्या है? जहाँ v बराबर क्या है? अंतिम वेग है, अंतिम वेग। u बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग। यस बराबर क्या है? विस्थापन है, दूरी नहीं, विस्थापन। और कुछ है? हाँ सर, त्वरण तो भूल ही गए, सबसे इंपॉर्टेंट, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। और t ये समय है, केवल ये t को छोड़कर, t को छोड़कर, t को छोड़कर, t को छोड़कर बाकी सभी सदिश राशियां हैं। ध्यान देना, t को छोड़कर सब सदिश हैं। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, विस्थापन, त्वरण सब सदिश हैं, सभी सदिश हैं। t अदिश राशि, ध्यान दीजिएगा। ये सब कब लागू होते हैं? ये सभी लागू होते हैं एक समान त्वरण के लिए। जब ये त्वरण ये एक समान हो, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा तो कैसे पता चलेगा? अभी 10 मीटर पर सेकंड है, पूरे रास्ते में कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो कहाँ कैसे क्लियर होगा त्वरण कैसा है? कभी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 15 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, फिर जाम आ गया। जिंदगी में जो चलते हैं आप, उसमें क्या इस्तेमाल होता है? ये नहीं सर, उसमें तो त्वरण असमान रहता है, कभी हम खींच देते हैं, कभी धीरे हो जाते हैं।
तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ उसको भी हम बता देते हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है समझ गए होंगे। और एक समान त्वरण के लिए औसत वेग u + v/2 होता है। ये दोनों बातें जानते रहेंगे। गति के समीकरण तीनों में अगली क्लास में मनमना के सिद्ध कर दूंगा और आप बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। फिर अगर कहेंगे तो ग्राफी बीज से भी आगे सिद्ध कर दूंगा, पहले सामान्य बीज से सिद्ध कर दूंगा, देख लीजिएगा, प्रूफ कर दूंगा सब, और फिर इनका इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे, काम ही हो गया। अच्छा, असमान त्वरण, ये आपको पढ़ना नहीं है वैसे। असमान त्वरण, हालांकि इससे ज़्यादा सरल सवाल इस पर होता है। असमान त्वरण वाले में बहुत आसान होता है सवाल, जान लो इस पर लगाना। लेकिन ये जानते हो आपकी परीक्षा के लिए IRT पॉलिटेक्निक में मुश्किल होता है, लेकिन मेडिकल में यही क्वेश्चन आता है, ये जबकि बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है मैं दिखा रहा हूँ। असमान त्वरण क्या है, जब यही चीज़ वेग में समय प्रति सेकंड वेग में वृद्धि या वेग में कमी असमान हो। असमान का मतलब समझ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, चाहे वृद्धि हो या कमी हो, असमान हो, तो क्या कहलाता है, प्रति सेकंड वृद्धि, असमान त्वरण। ऐसे केस में आपको कहाँ पता चलेगा कि अंतिम वेग क्या है, कैसे पता चलेगा? ऐसे केस के लिए अवकलन तथा समाकलन विधि से हल करते हैं। अवकलन और समाकलन विधि क्या होता है, देखिए वेग अच्छा वेक्टर हटा दे रहे हैं। वेग बराबर क्या होगा, dx/dt। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। x क्या रहेगा, 2t² + 3t + 4 इस तरह से रहेगा। एक बार अवकलन कर देंगे, फिर एक विशेष समय दिया रहेगा t = 2 सेकंड में बताओ वेग, तो t = 2 सेकंड में वेग बता देंगे, t का मान 2 सेकंड रख देंगे। क्योंकि ऐसे में एक समान रूप से तो है नहीं त्वरण, तो कभी बढ़ा कभी घटा, तो एक विशेष समय में त्वरण या वेग पूछेगा ना कि इस समय बताओ वेग क्या है, तो dx/dt कर सकते हैं। और त्वरण ये क्या है, ये वेग हो गया। और त्वरण के लिए क्या होगा, यहाँ मत बताइए सर, यहीं आगे बताइए। त्वरण के लिए क्या होगा, त्वरण क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होगा पता है, वेग परिवर्तन की दर। तो एक बार इसका और d2x/dt² भी कर सकते हो, या त्वरण a = dv/dt कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो, वेग जो आ रहा है उसी का अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो वेग किस रूप में रहेगा पता है, वेग दिया रहेगा v = 5t² + 3t + 2, ठीक है। तो बोलेगा कि विशेष समय, क्योंकि असमान त्वरण है, तो t = 5 सेकंड में वेग बताओ, त्वरण बताओ, तो बता देंगे। या इसके लिए एक और फार्मूला, बहुत अच्छा फार्मूला है, a = v dv/dx। ये इसका इस्तेमाल नीट वुड में बहुत होता है, मेडिकल में। क्यों पता है, कहाँ से आया, कुछ नहीं यार, ये कहाँ से आया, कुछ कहीं से नहीं आया। देखो a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है, ऊपर नीचे dx से गुणा कर दो। अरे ऊपर नीचे साथ में कर सकते हैं, dx से यहाँ लाओ, ऐसे इसे इधर लाओ जरा, dx/dt कर लो, और इसे इधर ले जाओ, इसे इधर कर दो, dv/dx हो गया। अब dx विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, dv/dx आ गया। त्वरण बराबर वही चीज़ तो हुआ, मतलब कभी कभी vx के फॉर्म में देता है, विस्थापन के फॉर्म में भी वेग दे देगा, कि जहाँ v = 2x² + 3x + 2, तो x बराबर मतलब इतना दूर, दो तरह से सवाल पूछ सकता है ना, कि 5 सेकंड बाद वेग बताओ या त्वरण बताओ, या 15 मीटर बाद त्वरण बताओ। तो 15 मीटर बाद x का मान 15 दे दिया, तो v का मान x के फॉर्म में दिया रहेगा, अवकलन कर लेंगे और वेग निकाल लेंगे,
dx अपन dt, या वेग दिया रहेगा कि इसका वेग ये है 15 मीटर पर सेकेंड, इस समय कुछ वेग दे दिया तो कहा कि भाई आगे बताइए आप 15 मीटर बाद वेग क्या होगा, तो x के v का वैल्यू दिया रहेगा कुछ, या त्वरण पूछेगा तो आप निकाल लेंगे अवकलन करके, समझ रहे हैं। हाँ, उल्टा करना हो सर इसका समाकलन कर देंगे, उधर उल्टा आ जाएगा, रिवर्स गियर में आ जाएगा। तो अवकलन समाकलन अगर आता होगा काम होगा। वैसे ये चीज़ आपके लिए नहीं ज़रूरी है, इसलिए मास्टर आपको नहीं बता रहा है। ये चीज़ आपके लिए आवश्यक नहीं होता। आपको ये जो समीकरण, यही समीकरण पे सवाल आते हैं और इस समीकरण एक समान वेग के लिए होता है, लेकिन हमने सब कुछ त्वरण में बता दिया ताकि आप कंफ्यूज न हो। मंदन किसे कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ठीक है, बताओ समझ में आ गई बात? कहाँ यूज होगा समझ में आ गया? तो अगली क्लास में हम गति के तीनों समीकरण बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, किसी भी तरह का सवाल होगा आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन पूरी बात को अच्छे से समझिए। पहले लेक्चर को समझिए, दूसरे लेक्चर को समझिए, आज तीसरा जो है इसे समझिए, अगले लेक्चर समझिए। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए फिजिक्स का, फिर सवाल पे चारा करिए। आप क्या करते हैं, बस फार्मूला पढ़े सवाल पे चले गए। फार्मूला पढ़ के सवाल आएगा, फिजिक्स का सवाल है, समझे, कॉन्सेप्ट के साथ आएगा सवाल। तो बढ़िया से पढ़िए इसको, फिर हम अगली क्लास में आपको गति के तीनों समीकरण प्रूफ कराएंगे। भी टीवे सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रूफ कर देंगे, और फिर आगे आपको न्यूमेरिकल पे भी लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर में गति भी समझाएंगे। कोई नहीं, बस इन्हीं तीनों समीकरण की मदद से सब काम होगा। ओके, ठीक, धन्यवाद।